व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन फॉर आवर टर्म 2 एग्जाम्स। और आज मैं आप लोग को ये एक चैप्टर पूरा कराऊंगा, इंडियन इको का, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उसके साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जो आपको आज प्रिपेयर करना है कल की क्लासेस आने से पहले। मतलब कल शाम को 5 बजे आपके पास वीडियोज आएंगी, तो उससे पहले आपको आज वाला काम पूरा करना है। BST का भी, इको का भी और अकाउंट्स का भी प्रिपेयर करके चलो। ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, आप 40 on 40 लेके आ रहे होगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। लेट्स बिगिन। बहुत ही आसान सिंपल सा चैप्टर, और ये 8th क्लास में आप लोग पढ़ लेते हो। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहले एनवायरनमेंट होता क्या है? तो बेसिकली जितनी भी प्लैनेट पे हमारे इनहेरिटेंस है और टोटलिटी है सारे रिसोर्सेज के, सबको जोड़ दो तो एनवायरनमेंट बन जाता है। एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज, और सभी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। सर बायोटिक मतलब? बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, जितने भी जीवित पशु पक्षी इंसान सब बायोटिक में आ जाते हैं। बर्ड्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, प्लांट्स, फिशरीज, सब बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और नॉन लिविंग सारे के सारे एबायोटिक में आ जाते हैं। एयर, वाटर, लैंड, ये सब एबायोटिक। तो एनवायरनमेंट में बायोटिक भी पाए जाते हैं और एबायोटिक भी पाए जाते हैं। इसके बाद क्या करता है एनवायरनमेंट? सबसे पहले इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज। हम जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल, उसके लिए रिसोर्सेज, चाहे वो कोल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, वो सब रिसोर्सेज प्रोडक्शन के लिए कहाँ से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से मिलते हैं। नंबर 2, एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। अच्छा याद रखना, रिन्यूएबल भी और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जो कुछ समय के बाद खुद रिन्यू होते हैं। और नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं हो सकते, जो खत्म हो गए तो फिर नहीं मिलेंगे, है ना। देन वी हैव एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। एनवायरनमेंट वेस्ट को भी एसिमिलेट करता है। इतना सारा ह्यूमन बीइंग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, इतना ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। लॉकडाउन में साफ सुथरा हो गया था सब कुछ, बट ह्यूमन बीइंग्स है ना, ये इंसान करता ही ऐसा काम है। तो ह्यूमंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। वो वेस्ट कहाँ जाता है? वो सब एनवायरनमेंट अपने अंदर एसिमिलेट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। देन एनवायरनमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेन्स लाइफ। पहली बात, हम जीवित अपनी लाइफ चला पा रहे हैं, सस्टेन कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। फूड हो गया, आपको नेचर से मिल रहा है। आप सर्वाइव कर रहे हो, ऑक्सीजन आपको नेचर से मिल रही है। तो आपकी लाइफ जो चल रही है, सस्टेनेबिलिटी है, लाइफ चला पा रहे हो, वो एनवायरनमेंट की वजह से चला पा रहे हो। अगर कुछ भी चीज़ शॉर्ट हो जाती है ना, तो लाइफ मुश्किल सी लगती है। सिमिलरली क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि हमें रिवर्स पे जाके, ओशंस पे जाके, माउंटेन्स पे बढ़िया लगता है ना, एक अच्छी फीलिंग आती है कि यार यही ज़िंदगी है। तो एनवायरनमेंट आपको मदद करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस करने में। तो ये तो एनवायरनमेंट के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी हैव प्रॉब्लम्स। एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है? 2 प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे पहले तो पॉल्यूशन की समस्या। पॉल्यूशन क्या है सर? पॉल्यूशन आप सब जानते हो यार, अब ये मुझे मत कहना कि आप डिटेल में पढ़ाओ। पॉल्यूशन इज सिंपली इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जब हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, एयर में आ जाए तो एयर पॉल्यूशन, जो कि बाइक से होते हैं, कार से होते हैं, फैक्ट्री से होते हैं, इतना स्मोक निकल रहा होता है। वाटर में आ जाए, पानी में आप बहुत सारे केमिकल्स ड्रॉप कर रहे हो, छोड़ रहे हो, सब पानी में, वाटर पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन, शोर शराबा, अननेसेसरी व्हीकल्स में से आवाज़ें निकल रही हैं, डीजे बज रहे हैं बड़े बड़े, नॉइस पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन आप सब जानते हो, लैंड पे हम ज़मीनों पे सारी की सारी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेस्ट फेंक रहे हैं सब इधर उधर। ये 4 प्रकार के पॉल्यूशंस हैं। ये अब आप देखना यार, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ना टाइम लगाऊंगा। ये है एक्चुअल प्रॉब्लम, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक तो हम अपने रिसोर्सेज को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अभी आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा कोल की शॉर्टेज हो गई थी, तो कोल हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं है जितना हम फटाफट से फटाफट निकालने में लगे। तो एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है और ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ये सब पढ़ते हैं हम लोग। पॉल्यूशन आप जानते हो, वो सभी एक्टिविटीज़ जो प्योरिटी एयर वाटर की खराब कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा चैलेंज है ग्रोथ के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। एयर पॉल्यूशन, हवा में होना, स्क्रीनशॉट लो, ये आपको रीड करना है। वाटर पॉल्यूशन, पानी में जब सारे केमिकल्स वगैरह छोड़ दिए जाते हैं, सीवेज छोड़ दिया जाता है। नॉइस पॉल्यूशन, साउंड प्रोड्यूस बाय व्हीकल इंजन, साउंड प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रियल मशीन, साउंड प्रोड्यूस बाय मिक्सर ग्राइंडर्स, वॉशिंग मशीन्स, वाटर बूस्टर्स, ये सब, ठीक है।
अब आती है हमारी मेजर प्रॉब्लम जो कि है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब कैसा डिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का? सबसे पहले तो डिफॉरेस्टेशन, एक प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन, एक है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। सर दो चीजें होती हैं, एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना। अब देखो क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो सारे एरियाज में ना पेड़ काट काट के लोग फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ऑफिसेज बना रहे हैं, तो पेड़ ही खत्म हो जाएंगे यार, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? कितनी प्रॉब्लम आएगी। हमें लैंड को, सॉइल को, इस अर्थ को बचाने की ज़रूरत है। तो मेजर प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन। क्या लिखा है? डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ट्रीज आर फेल्ट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर वुड, लकड़ी के लिए, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी अर्बन एरियाज ग्रो कर रहे हैं, और अर्बनाइजेशन से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं। सिमिलरली बहुत सारे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स जैसे दामोदर वैली प्रोजेक्ट हो गया, भाखड़ा डैम हो गया, इन सब में पानी की व्यवस्था करी गई है, डैम्स बनाए गए हैं, अलग अलग जगह से पानी निकाला गया है। वो सब रास्ता कहाँ से बना? पेड़ काट काट के ही तो बनाया गया, समझे? इसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्या होता है? जब आप सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाए। ये ज़्यादातर क्यों होता है? या तो विंड्स की वजह से बहुत तेज़ हवा आएगी तो सॉइल की जो अपर लेयर होती है ना, वो सबसे फर्टाइल होती है, उसको अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। या फिर पानी बहुत तेज़ी से आए, बाढ़ वाड़ आए, वो पानी से सारी चीज़ें बह जाती हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स वाला अपर लेयर चला जाता है। तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑफ लैंड विच अकर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। एक तो सॉइल इरोजन, स्ट्रॉन्ग विंड्स, फ्लड्स की वजह से। उसके साथ साथ एल्कैलिनिटी और सैलिनिटी ऑफ सॉइल। कई बार ज़मीन पे पानी इकट्ठा रहता है, पानी जमा रहता है। पानी अगर आप बहुत ज़्यादा, आप देखना कभी आप किसी प्लांट में ना पानी एक्स्ट्रा भर देना, उसमें जमा कर देना कि पानी भरा रहे, वो प्लांट कुछ दिन में ख़राब हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी में ना सॉल्ट वाला एलिमेंट होता है, नमक वाला एलिमेंट होता है, तो सैलिनिटी हो जाती है। नमक रूट्स को ख़त्म कर देता है, जड़ों को ख़त्म कर देता है, न्यूट्रिएंट्स ख़त्म कर देता है, सॉइल ख़राब हो जाती है। सिमिलरली एसिड्स और बेसिस का ना एक कॉम्पोजिशन बिगड़ जाता है, क्योंकि एसिड्स और बेसिस का एक मिक्सचर होता है जो एक लेवल तक ही चलता है, उसके बाद अगर मिक्सचर बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। तो एल्कैलिनिटी और सैलिनिटी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सैलिनिटी सॉल्ट की मात्रा, एल्कैलिनिटी एसिड्स और बेसिस का मिक्सचर खराब होना। एक्सेसिव वाटर लॉग्ड, अगर टॉप सॉइल पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेता है और सब कुछ खत्म कर देता है, फर्टिलिटी को। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है? क्या क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले पॉपुलेशन। भाई साहब सब जगह थक गया मैं, तुम्हें पूरे साल पढ़ाता कि हम दो हमारे 11 नहीं चाहिए, हम दो हमारे 2 बहुत हैं, हम दो हमारा 11 से एक्सप्लोजन होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब जोक सपाट, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है हमारे देश में, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि सभी को रहने के लिए जगह चाहिए, इंडस्ट्री लगानी है, बिजनेस करने, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस सारी चीज़ों में। नंबर 2, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए। दैट इज़ वाई पेड़ काटे जा रहे हैं, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रूरल एरियाज़ को छोड़ के लोग अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं, तो पूरे के पूरे गाँव ख़त्म करे जा रहे हैं, पेड़ काट काट के शहर बनाए जा रहे हैं। सिमिलरली इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जो सॉइल की क्वालिटी को ख़त्म कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं जिस वजह से एक्सेसिव पॉल्यूशन हो रहा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, बहुत तेज़ी से पेड़ कट रहे हैं। सारी समस्याएं कॉमन समस्याएं हैं, आप लिख सकते हो बड़े आसानी से। देन वी हैव ग्लोबल वार्मिंग। सर ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब ओवरऑल हीट बढ़ जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट जब होने लगती है पॉल्यूशन की वजह से, या बहुत ज़्यादा इस तरीके की मशीनें वगैरह जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ का एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस लाइक वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। मेन इफेक्ट्स क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के? अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा? आइस मेल्ट हो रही है वर्ल्ड वाइड, जिस वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सी लेवल बढ़ रहा है और फ्लडिंग हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी में आइस सारी पिघल रही है, जितनी भी आइस है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हरिकेन्स एंड अदर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, बहुत सारी हरिकेन्स और स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, जैसे पोलर बियर्स हैं जो वहीं रहते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, वो भी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। सिमिलरली एक प्रॉब्लम है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या है? हाँ, हमारे बाहर एटमॉस्फेयर से बाहर बहुत सारी यूवी रेज होती हैं जो अर्थ की तरफ आती हैं, हमारे अर्थ की तरफ आती हैं, और अर्थ अपने आप को उनसे बचाने के लिए एक ओजोन लेयर डेवलप कर चुका होता है। आपने पढ़ा होगा, एक लेयर डेवलप कर चुका होता है। जैसे हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं ना बीमारी से, उसी तरीके से ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो अर्थ को बचाती है, बाहर की रेज ना आए।
बट इतनी ज़्यादा हीट हो चुकी है हमारे इस पर्टिकुलर अर्थ में, इस एटमॉस्फेयर में, कि वो ओजोन लेयर में एक होल हो गया। अब वो ओजोन लेयर खराब हो रही है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारी तरफ यूवी रेज आ रही है। यूवी रेज आ रही है तो उससे स्किन कैंसर, लंग कैंसर, स्किन डिसीजेज, ये हमें बहुत देखने को मिल रहा है। क्या लिखा है, ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और अदर फोर्सेस की वजह से वो क्लोरीन का प्रेजेंस होता है और वो ओजोन लेयर को खराब कर रहा है। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में अगर क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत ज़्यादा होगा तो ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या, ये बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो यूज़ करा जाता है एसी और रेफ्रिजरेटर में, जो चीज़ें ठंडी करने में यूज़ करते हैं ना, उसमें यूज़ होता है और यही हमारे लिए बहुत नुकसानदेही है। ठीक है, एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स विच इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, और फायर एक्सटिंग्विशर्स फिर से वही आग बुझाने के लिए, ठंडा करने के लिए यूज़ करा जाता है, उसमें ये पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई नुकसान होता है। अब ये शब्द लर्न करना, एग्जाम में लिखा होगा, ज़बरदस्त नंबर मिलेंगे। अच्छा, ओजोन से हो क्या रहा है, आपको पता ही है, ज़्यादा यूवी रेडिएशंस आएंगी जिससे डैमेज होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को। यूवी रेडिएशन से स्किन कैंसर हो रहा है ह्यूमन बींग्स में, यूवी रेडिएशन से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं ग्रो कर पा रहे। ठीक है, अच्छा, एनवायरनमेंट को सेव कैसे करेंगे, देखो क्या बढ़िया सा आंसर है, हाउ टू सेव एनवायरनमेंट। सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल। सबसे पहले तो आपको जनसंख्या नियंत्रण करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। कम से कम कोशिश करनी है कि पॉपुलेशन लिमिटेड रहे, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो पॉपुलेशन कंट्रोल पहला सॉल्यूशन है। सोशल अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना है कि पेड़ लगाएं, जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, बहुत सारे बच्चे, हमारे यंग जनरेशन देखती है, कि प्लीज़ कोशिश करिए कि आपके आसपास बहुत सारे ट्रीज़ हों, और अगर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ्स जाके ज़रूर पेड़ लगाएं। अगर हर महीने हो सकता है, मैं भी लगाता हूँ, और आप लोग भी कोशिश कीजिए जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ताकि आने वाली जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब एफॉरेस्टेशन कैंपेन, पेड़ लगाए जाएं। कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन रोका जाए। वेस्ट प्रॉपर्ली मैनेज करा जाए, ये भी पॉल्यूशन के लिए है। सॉलिड वेस्ट भी अच्छे से मैनेज करा जाए। तो सभी पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। देन एनवायरमेंट क्राइसिस के क्या रीजंस हैं, ये सब वही है सेम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद एक्सटिंक्शन ऑफ रिसोर्सेज, कंजम्पशन और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं हमारे। ये वही बेसिक चीज़ें जो आप करते आ रहे हो, एयर वाटर पॉल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन की वजह से। तो ये बेसिक आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए। लो स्क्रीनशॉट लो इसका। एनवायरमेंट में क्यों क्राइसिस आ रही है, पॉपुलेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सटिंक्शन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स हमारे ख़राब हैं, एयर वाटर पॉल्यूशन की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इंडिया का एनवायरनमेंट का क्या बेसिक स्टेट है, फिलहाल क्या है, देखो लिखा हुआ है, इंडिया इज़ द हैबिटेट ऑफ नियरली 18% ऑफ द पॉपुलेशन। जितनी पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, लगभग 18% लोग भारत में रहते हैं, और सिर्फ जगह कितनी है हमारे पास, 2.5%। एरिया 2.5% है और लोग रहते हैं 18%, तो शॉर्टेज तो होगी ना। नेचुरल एंडोमेंट एक्सप्लॉइट करा जा रहा है बहुत ज़्यादा, रीजनरेट हो नहीं रही चीज़ें, एक्सप्लॉइट ज़्यादा हो रही हैं। देन प्रोडक्शन कंजम्पशन, वेस्ट बहुत सारे जनरेट हो रहे हैं और एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से बाहर है वो। उसके साथ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ये सब बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। क्या क्या चैलेंज है हमारे एनवायरनमेंट को, वही सारे चैलेंज है। लैंड डिग्रेडेशन, ज़मीन जो खराब हो रही है उसको रोकना। डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, इनको रोकना। सॉइल इरोजन, सॉइल को बचाना खराब होने से। बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, ये जो हमारे पास से स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है, इनको रोकना। और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करना। सभी पॉल्यूशन आने चाहिए वैसे तो यहाँ पे। अब एक टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो सस्टेनेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाला, और डेवलपमेंट तो आप सब जानते हो। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम्स एट रेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशंस। मतलब कि हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है हमारे कंट्री में, हमारे देश में, हमारे अर्थ पे, कि हमारी जनरेशन को भी सारे रिसोर्सेज मिले और आने वाली जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस प्रकार से काम करना है कि डेवलपमेंट हो और इस जनरेशन को भी बेनिफिट हो और आने वाली जनरेशन को भी बेनिफिट हो। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ कॉज्ड वेरियस प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जैसे कि डाइवर्स क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड, हमने अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करने की कोशिश करी, जिस वजह से फर्टिलिटी डाउन हो गई सॉइल की। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप बहुत सारी क्रॉप्स लगातार ग्रो करते रहते हो, तो सॉइल को खुद को रिप्लेनिश करने का टाइम नहीं मिल पाता। मिट्टी को भी तो समय चाहिए ना, क्योंकि क्रॉप तो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है,
सारे न्यूट्रिएंट्स, तो हमारी जो मिट्टी है उसको भी तो समय लगेगा ना रिप्लेनिश होने में, लेकिन हम ग्रो करते रहते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद एक्सेसिव माइनिंग हो रही है, आयरन की, कोल की, गोल्ड की, सिल्वर की, ये बहुत ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। स्मोक और बहुत सारे अदर इंजीनियस एमिशंस हैं जो फैक्ट्री से निकल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल से निकल रहे हैं, ये भी हमारे लिए बड़े खतरनाक हैं। अब क्या करा जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो सस्टेन्ड राइज होना चाहिए, लगातार बढ़ना चाहिए। एक तो पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर, पर पर्सन इनकम बढ़े, हर कोई कंट्रीब्यूट करे और वेलफेयर भी बढ़े लोगों का, लोग कंट्रीब्यूट करें वेलफेयर के लिए, अच्छे अच्छे पेड़ लगाएं, रिवर्स का ध्यान रखें, नेचर का ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को तरीके से यूज़ करो, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन मत करो, उनको रेशनली यूज़ करो, समझदारी से यूज़ करो। पॉल्यूशन का कंट्रोल रखो, चेक रखो कि अननेसेसरी पॉल्यूशन ना हो। उसके बाद क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको मदद करेंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा करने में, मतलब कि बढ़िया तरीके से आप चल पाओगे और आपकी अगली जनरेशन को भी दिक्कत ना आएगी। सबसे पहले यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज। आप कौन से एनर्जी सोर्सेज यूज़ करो? नॉन कन्वेंशनल। सर कन्वेंशनल जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, अभी नॉन कन्वेंशनल जैसे सोलर एनर्जी यूज़ करो, विंड एनर्जी यूज़ करो, जिसमें रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन ना हो बहुत ज़्यादा। अब सोलर एनर्जी हमारे पास, सन तो है ही है, एक बहुत बड़ा पावर हमारे पास हमेशा से है, तो इससे एनर्जी यूज़ करो, ठीक है। सिमिलरली क्लीनर फ्यूल्स यूज़ करो, ऐसे फ्यूल यूज़ करो जो कि आपके एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ना करें। आप पेट्रोलियम व्हीकल छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर सकते हो, जो शायद एक बेटर ऑप्शन होंगे आने वाले समय में। मिनी हाइडल प्लांट्स लगाए जाएँ जिससे प्रॉपरली वाटर का भी सिस्टमैटिक बने एक अरेंजमेंट और पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। उसके साथ ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को फॉलो करा जाए, ध्यान रखा जाए कि पहले किस तरीके से लोग जंगल को बचाने की कोशिश करते थे, वन को बचाने की कोशिश करते थे, फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करते थे, वो सब ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दोबारा से प्रैक्टिस में लाई जाएँ। उसके बाद बायो कंपोस्ट, और बायो कंपोस्ट का मतलब आप नेचुरल जो मैन्योर्स और कंपोस्ट हैं वो यूज़ करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स अवॉइड करो। उसके साथ कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट, बायोपेस्ट कंट्रोल करना है आपको, बचा के चलनी है सारी चीज़ें, किसी भी प्रकार की वही बात केमिकल चीज़ें यूज़ नहीं करनी। चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कोई भी ऐसा पैटर्न जो आपका प्रोडक्शन और कंजम्पशन में यूज़ होता है जो अनसस्टेनेबल है, जिससे आपके रिसोर्सेज खत्म होने का खतरा है, उन्हें आप चेंज कर दो। आप वो चीज़ें यूज़ करो जिससे आपके रिसोर्सेज खराब ना हो, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड रहें। तो ये बेसिकली हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो यूज़ करके हम अच्छा काम कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज आ गई, ये फीचर्स आ गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आ गया, और इससे पहले आपने सब चैलेंजेस वगैरह देख ही लिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, दैट इज़ योर होमवर्क, आपको वो भी पूरा करना है कल की वीडियोस आने से पहले, और आपका बहुत सारा काम पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से पढ़ते रहो, मैंने बोला अच्छे से पढ़ोगे साथ साथ तो हम डेफिनेटली 40 on 40 लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, मिलता हूँ मैं आपको अकाउंट्स की वीडियो के साथ, और आई थिंक आज की तो ये लास्ट वीडियो होगी, तो कल आपके पास और वीडियोज़ आएंगी अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, और चीज़ें हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।